हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की जो कड़ी देख रहे थे, भारतीय इतिहास लेखन हिस्टोग्राफी की ही कड़ी में आप देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण रचना जो हमारे सामने है, आज हम जिसको लिए हैं वो संध्याकर नंदी की है, रामचरित। ये रचना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो भी बातें वर्णित हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसको कभी कभी आप यूजीसी नेट में आप देखेंगे, साधारणतः इसका जो सवाल इससे पूछे गए हैं, ये किस प्रकार का काव्य है ये पूछा गया, तो इसे श्लेष काव्य के रूप में जाना जाता है। तो श्लेष काव्य आखिर होता क्या है उसे हम लोग समझेंगे, और उसके बाद इसमें देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी बातें इसमें वर्णित है। तो चलिए उन तमाम चीज़ों को आज देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या बातें वर्णित है। तो देखिए, संध्याकर नंदी जो है, इनकी रचना है रामचरित, जो है संध्याकर नंदी की। संध्याकर नंदी जो पाल वंश आप देखेंगे, जो कि बिहार और बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश का आधिपत्य था। आप इतिहास में देखिएगा, पूर्व मध्यकाल का दौर जब चल रहा होता है, कन्नौज की लड़ाई आप देखेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष आप देखेंगे, इन तमाम चीज़ों को जब आप देखेंगे, कन्नौज के लिए लड़ाई, पाल वंश एक महत्वपूर्ण वंश के रूप में उभरता है। वहाँ पे गोपाल हैं, धर्मपाल हैं, रामपाल हैं, इन तमाम शासक हुए। उनके बारे में ये जो संध्याकर नंदी की रामचरित है उसमें चर्चित बातें हैं। देखिए, इसमें बंगाल के शासक रामपाल की जीवनी दी गई है, इसीलिए इसको रामचरित बोला गया है। रामचरित का मतलब ये होता है, चरित का मतलब ये समझें कि किसी के बारे में जब लिखा जाएगा, किसी शासक को केंद्र बिंदु में रखकर लिखा जाएगा, तो वो चरित्र लेखन के अंतर्गत आता है। वंश लेखन, चरित्र लेखन, ये तमाम चीज़ें होती है जो हमने पीछे आपको बता दिया है। तो उसी में रामचरित जो है, संध्याकर नंदी जो लिखते हैं, वो बंगाल के शासक, पाल वंश के शासक हैं रामपाल, उनके बारे में है। और उसके अलावे भी उनके दो पूर्वजों की भी इसमें चर्चा है, और इसमें बंगाल में होने वाले भीषण युद्धों के बारे में चर्चा है। इन तमाम चीज़ों को इसमें लिखा गया है। तो देखिए, इसको आखिर इसकी इम्पोर्टेंट क्या है और क्यों इसको आज हम लिए। तो रामचरित की एक इम्पॉर्टेंट बातें ये समझिए कि ये जो पुस्तक है, ये श्लेष काव्य के रूप में जाना जाता है। इसको श्लेष काव्य के रूप में जाना जाता है। तो श्लेष काव्य क्या होता है ये आप पहले समझें। तो श्लेष काव्य का मतलब, ये पुस्तक में मान लीजिए कुछ वर्णित बातें हैं, एक लाइन इधर से आप लिखे हैं, फिर नीचे दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, ऐसे लिखा गया हो। और इस पुस्तक की एक विशेषता ये है कि अगर एक तरफ से आप इसको पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इधर से आप पढ़ रहे हैं, तो लेफ़्ट टू राइट आप अगर इस पुस्तक की मतलब इसको पढ़ने का कोशिश करें, लेफ़्ट से राइट की ओर जब आप जाते हैं, तो इसमें रामपाल के बारे में जानकारी मिलती है इस पुस्तक में। लेकिन बट इसको जब उल्टा करके पढ़िएगा, तो उसमें रामायण की जो राम है उनके बारे में जानकारी मिलता है इसमें, इस पुस्तक में। तो यानी इस पुस्तक श्लेष काव्य ऐसा होता है जिसमें द्विअर्थी बातों को लिखा गया है। यानी एक तरफ से पढ़िएगा तो किसी और की जानकारी, और दूसरी तरफ से उसी लाइन को दूसरी तरफ से जब पढ़िएगा तो वह किसी और साक्ष्य के बारे में, यानी घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। तो इसी प्रकार की ये रचना है, श्लेष काव्य के रूप में इसको जाना जाता है, इसीलिए ताकि इसमें जो घटनाएं, जितनी भी बातें लिखी गई है, वे दो अर्थों वाली है, जिससे कि आप एक साथ दो कहानियों को आप समझ सकते हैं इसमें। तो रामचरित जो है, संध्याकर नंदी की जो है, इसमें पाल शासक रामपाल के बारे में दिया गया, और इसमें बताया गया कि देखिए भाई, पाल वंश में कितने भीषण युद्ध हुए। इन तमाम चीज़ों के, पाल वंश के बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इसको जाना जाता है। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये कैसा काव्य है। तो ये श्लेष काव्य है, जिसका अर्थ होता है द्विअर्थी काव्य, जिसमें दो अर्थ एक साथ लिखे गए हों, यानी उसके शब्द से दो अर्थ निकलते हों, ऐसा काव्य है ये। तो इन तमाम चीज़ों के बाद आप इसे समझ पाएंगे कि आखिर इसका इम्पोर्टेंट क्या है। आप यूजीसी नेट की जब तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे सवाल इससे पूछे गए हैं, और साधारणतः आप इसको ध्यान में रखें और समझ लें, तो आपसे जो बनने वाले सवाल होंगे वो गलत नहीं होंगे। तो इसमें पाल वंश की जानकारी और रामपाल के बारे में चर्चा है, ये याद रखना। और ये श्लेष काव्य है, मतलब इसका द्विअर्थी शब्दों में से लिखा गया है, यानी इसके जो भी शब्द हैं उसके दो अर्थ हैं। इस तरह की ये रचना है, और ये रचना किसकी है, तो संध्याकर नंदी की। इन तमाम चीज़ों को आप समझ जाएंगे, तो ये साहित्य में ये पार्ट है, ये समाप्त हो जाएगा। अब चलिए अगले वीडियो में हम लोग एक नए साहित्य की चर्चा करेंगे, यानी कुछ नई चीज़ें आएंगी आपके सामने, फिर उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।